नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। सीज फायर के बाद देश की राजनीति एकदम से बदल गई है और विपक्ष अब सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है और तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं जो अब तक नहीं पूछे जा रहे थे। तो क्या है इन सवालों के पीछे और सरकार किस तरीके से घिरी हुई अब नज़र आ रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए जेबी लाइव के स्टूडियो में पर चर्चा हुई, उसमें मैंने भी हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं उस पर चर्चा के कुछ प्रमुख अंश आभार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, देश को भारत से न्यू इंडिया बनाने वाली बीजेपी अब अदालती दांव पेचों में ऐसी उलझ गई है कि जिन बातों को वो न्यू नॉर्मल कहकर खूब प्रचारित करती थी, अब उन्हें सही ठहराने में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। बदलाव के नाम पर देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश और कांग्रेस का विरोध करने के लिए झूठी खबरों को फैलाने का खामियाजा क्या अब बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, ये सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अदालत परिसर से लेकर थाने तक और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक अब बीजेपी को सफाई देनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में तो मोदी सरकार के बनाए हुए वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता पर सुनवाई चल ही रही है। आप 2 दिन से लगातार देख रहे हैं। मंगलवार से शुरू हुई सुनवाई बुधवार यानी आज भी जारी रही और कल गुरुवार को भी शीर्ष अदालत सुनवाई करेगी। वहीं राहुल गांधी को मीर जाफर कहने वाले बीजेपी नेता अमित मालवीय और रिपब्लिकन टीवी के मालिक अर्नब गोस्वामी पर तुर्की में कांग्रेस का दफ्तर होने का जो भ्रामक वीडियो दिखाने के लिए अब आज एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि अर्नब गोस्वामी के चैनल ने इस वीडियो के लिए अपने ग्राफिक्स डिपार्टमेंट की गलती बताते हुए माफी मांग ली थी, लेकिन कांग्रेस ने इस माफी को नहीं माना और भारतीय युवा कांग्रेस के लीगल सेल प्रमुख श्रीकांत स्वरूप बीएन की शिकायत पर हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में केस दर्ज कर लिया गया है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 192 जो कहता है जानबूझकर दंगा भड़काने की मंशा से भड़काऊ जानकारी देना, और धारा 352 जिसके तहत जानबूझकर अपमान करके शांति भंग करना माना जाता है के तहत मामला दर्ज हुआ है। शिकायत में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीबीआई और अन्य एजेंसियों से अपील की गई है कि इसे आपात स्थिति की तरह गंभीरता से लिया जाए। इस मामले पर जयराम रमेश ने एक पोस्ट किया है। आइए जरा जयराम रमेश के उस पोस्ट को देखिए। यहां जयराम रमेश पार्टी ने अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज की थीं, जिन्हें अब एफआईआर में बदल दिया गया है। अब ये दोनों अदालत की शरण लेंगे और सुरक्षा की मांग करेंगे। हमें उम्मीद है कि अदालतें इन आदतन अपराधियों की बार बार और जानबूझकर की गई दुर्भावनापूर्ण हरकतों से राष्ट्र को पहुंचाए गए गंभीर नुकसान पर गंभीरता से विचार करेंगी। ये बात कह रहे हैं तो जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं, राज्यसभा सांसद। और मतलब कांग्रेस इस बार फेक न्यूज के जरिए उसे बदनाम करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देगी और कड़ा जवाब देगी। ये आज के रवैये से जाहिर हो गया है। इधर बीजेपी के लिए कानूनी दांव पेच डॉक्टर अली खान महबूबाबाद जो प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी में, उनके मामले में भी बढ़ गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की शिकायत पर डॉक्टर महबूबाबाद पर फेसबुक पोस्ट के लिए न केवल एफआईआर दर्ज हुई थी बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत भी दे दी है। लेकिन अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा के डीजीपी को नोटिस भेजकर 1 हफ्ते में प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर जवाब मांगा है। और साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि अली खान की गिरफ्तारी उनकी स्वतंत्रता और मानवाधिकार का उल्लंघन है। हरियाणा की बीजेपी सरकार अब इस नोटिस का किस तरह जवाब देती है, कैसे अपने फैसले को सही बताती है, यह सब देखना होगा दोस्तों। लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट में इस समय केंद्र सरकार किसी भी तरह यह साबित करने में लगी हुई है कि वक्फ कानून में बदलाव का उसका फैसला बिल्कुल सही था। और इस बारे में तर्क देते हुए आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील तक पेश कर दी कि वक्फ की अवधारणा इस्लामी है, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। देखिए साफ साफ कि वक्फ की अवधारणा तो इस्लामी है, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जरूरी हिस्सा नहीं है। और तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा है कि दान हर धर्म का हिस्सा है। हिंदुओं में दान की एक प्रणाली है।
सिखों में भी ये मौजूद है। इस्लाम में वक्फ कुछ और नहीं है बल्कि दान है। इस लिहाज से तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं की उस दलील को खारिज करने की कोशिश की कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है। उनके मुताबिक झूठी और काल्पनिक कहानी गढ़ी जा रही है। लेकिन जब वक्फ जो है वो अगर इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जरूरी हिस्सा नहीं है इस्लाम का, तो वो धार्मिक रूप से भी उसे नहीं माना जाएगा। और जब धार्मिक रूप से नहीं माना जाएगा तो संविधान का आर्टिकल 25 और 26 जिसमें मौलिक अधिकारों की बात आती है वो नहीं यहां पर लागू होता है। क्योंकि संवैधानिक तौर पर कोर्ट ने कहा था, सीजेआई ने कहा था कि हम इस कानून की संवैधानिकता को यहां परखेंगे और उसी आधार पे आप हमारे सामने दलील रखिए। ये कल कपिल सिब्बल के लिए भी कही गई थी बात और आज ये बात यहां पर दोहराई गई तुषार मेहता के सामने। लेकिन तुषार मेहता ये साबित करने की यहां कोशिश कर रहे थे वक्फ संशोधन कानून में कि 25 और 26 तो इस पे लागू ही नहीं होता और ये कानून जो है इसका उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि वक्फ जो है वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, जरूरी हिस्सा नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात, बार बार एक वहां पर वक्फ बाय यूजर को लेकर कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल उसे उस दिशा में लेके जाया जा रहा है जहां इसको ट्रस्ट में परिवर्तित कर दिया जाए और इसके लिए भी बहुत सारी दलीलें दी गई। हमारे तमाम साथी जो आज दिन भर और कल भी दिन भर इस पूरे लाइव टेलीकास्ट को देख रहे थे हमारे इसी चैनल पर, वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि दलीलों में क्या क्या बातें हुई हैं। लेकिन तुषार मेहता के मुताबिक झूठी और काल्पनिक कहानी गढ़ी जा रही है और यह भ्रम फैलाया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वक्फ की संपत्तियां जो हैं वो हड़प ली जाएंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जा रहा है। वक्फ बाय यूजर के मामले में रजिस्ट्रेशन की शर्त हटाने का मतलब होगा ऐसी चीज को अनुमति देना जो शायद पहले दिन से गलत थी। इन दलीलों को, ये दलील बता रहा हूं दोस्तों, और ये दलील तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल की है। इन दलीलों को सुनकर समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार हर तरह से अपने फैसले का न केवल बचाव कर रही है बल्कि जो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने इसके खिलाफ याचिकाएं लगाई हैं उन पर यह इल्जाम भी लगा रही है सरकार कि वो झूठी और काल्पनिक कहानी गढ़ रहे हैं, झूठी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वक्फ कानून को लेकर जो आशंकाएं उपजी हुई थी, जिस पर देश भर में मुसलमानों ने चिंता प्रकट की थी, इसे संविधान के खिलाफ बताया था, उन सबको बीजेपी खारिज करने में लगी हुई है। बहरहाल कल की सुनवाई में क्या कुछ होता है यह देखना होगा और उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ डीबी लाइव पर आना है और लाइव ब्रेकिंग आपको देखना है। कल सुबह फिर हम उसी लाइव को आपके सामने लेके आएंगे, तो आप कल भी जुड़िए हमारे साथ। लेकिन यह देखना होगा कि इधर नेशनल हेराल्ड मामले में भी एक केस सामने आ गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में फिर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी सक्रिय है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई का फैसला कर लिया है। यानी 2 जुलाई से 8 जुलाई तक रोजाना लगभग 6-7 दिन तक लगातार नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई होगी राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में। लोअर कोर्ट है, आप जानते हैं। नेशनल हेराल्ड का मामला अभी फिर सुर्खियों में आया है और इस पर पवन खेड़ा ने जो कहा है कि जब जब राहुल गांधी आवाज उठाते हैं तब तब ईडी और सीबीआई को बीजेपी सरकार आगे करती है। अब भी ऐसा ही हो रहा है। आइए, राहुल गांधी आवाज उठाते हैं तब तब बीजेपी उनको साइलेंट करने, उनको चुप कराने की कोशिश करती है, उसके लिए जांच एजेंसियों को आगे खड़ी करती है। ये बात कह रहे थे यहां पवन खेड़ा। तो कांग्रेस और राहुल गांधी से बीजेपी का डर बार बार सामने आ रहा है और इस बार जिस तरह बीजेपी एक के बाद एक कानूनी दांव पेचों में उलझी है, उसमें क्या अपने लिए बाहर आने का रास्ता निकाल पाएंगे नरेंद्र मोदी? आज इसी पर चर्चा करेंगे और देख लीजिए, चाहे अर्नब गोस्वामी हो या अमित मालवीय हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या और कोई और हो, और इन सब के बीच राज्य सरकारें, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और वहां पर डॉक्टर अली खान महमूदाबाद प्रोफेसर है अशोका यूनिवर्सिटी, उनको आज अंतरिम जमानत मिल जाती है। एनएचआरसी नोटिस भेजता है। वक्फ कानून पे भी आप बीजेपी की सरकार है देश में और उस कानून को लेकर आई, वहां फंसी हुई है बीजेपी। लगातार बीजेपी फंसी हुई है और कानूनी दांव पेच से कैसे आखिर बाहर निकलेगी ये सब समझेंगे और इन सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर पे तो बात होगी ही। आइए चर्चा को यहीं से शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक टीम जो विदेश भेजने वाली जो टीमें हैं, विदेश जाने वाली टीमें, जो विदेशों में जाके भारत का प्रचार प्रसार करेगी, संसदीय टीम जो है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा काम किया है, ये जो बताने जा रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए, वो अब इनके नरेंद्र मोदी की टीम करेगी, जिसमें दूसरे दलों के नेता भी हैं। उस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि एक टीम तीन टीम
पहला जत्था 3 टीमों का वो निकल चुका है आज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए और चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी है और आज कोर्ट से भी बहुत कुछ है। आज इधर से रवानगी भी हो गई नेताओं की, सांसदों की। मोदी जी का डंका पीटेंगे अब बाहर, जो मोदी जी नहीं कर पाए वो करेंगे वहाँ जाके। और ख़ास बात है कि उसमें कांग्रेस के भी काफ़ी लोग हैं जो अब डंका पति हो गए हैं उस खेमे में जाके। तो इसीलिए और ये शब्द चुरा रहा हूं मैं उन्हीं कांग्रेस से ही, डंकापति शब्द। लेकिन उन्हीं में से यहां जो चल रहा है और यहां पर सबसे बड़ी चीज कि नरेंद्र मोदी जी को प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है। बहुत सारे अलग अलग विजुअल्स आ रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें नरेंद्र मोदी अलग अलग उसमें लिबास में नजर आ रहे हैं। कहीं पायलट बने हुए, कहीं सैनिक बने हुए, कुछ और। अब रेडियो पर भी देख रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय जवानों ने जो किया और फिर नरेंद्र मोदी ने जो किया, इन सब का प्रचार रेडियो पे भी हो रहा है। आज ही सुन रहा था। कहां तक गया है ये गाड़ी कहां तक आगे बढ़ी है शकील जी? देखिए राजीव जी, आपने राजीव गांधी की बात करी और आज के वक्त में लोगों को सबसे ज़्यादा याद उनकी आ रही है। देश की एकता और अखंडता पर पहलगाम में हमला हुआ और उसके बाद किस तरह से सीज फायर हुआ, किस तरह से हमको अपना पक्ष रखने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। जिस विपक्षी दल को हम भारत में कोई जानकारी नहीं दे रहे, उसके लोगों को ले जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में राजीव गांधी की याद आना बहुत ज़रूरी है, बहुत सामयिक है। ऐसा ही हाल था देश की एकता और अखंडता पर दुनिया का जो सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन माना जाता है अभी तक, निट्टे। हमने तमिलनाडु भी कवर किया है, श्रीलंका भी। उससे ज़्यादा खतरनाक आतंकवादी संगठन न पंजाब के थे, न असम के थे और न कश्मीर के हैं। आत्मघाती दस्तों की शुरुआत सबसे पहले उन्होंने की थी और वहाँ राजीव गांधी ने अपने देश की एकता और अखंडता के लिए श्रीलंका में सेना भेजने का साहसिक निर्णय लिया था। और उसके बाद सबको मालूम है कि अंततः उन्हें अपनी जान गंवाना पड़ी थी, शहीद हो गए थे वो। लेकिन कभी राजीव गांधी ने या उनके परिवार ने इन चीज़ों को केश कराने की कोशिश नहीं की। देश के लिए जान दी। उससे पहले उनकी माँ इंदिरा गांधी ले चुकी थी। पंजाब के आतंकवाद की भेंट चढ़ी थी वो, पंजाब की एकता को बचाने के लिए, पंजाब को देश से जोड़ने के लिए। तो ये जो है एक देश की परंपरा है, ये कांग्रेस की नहीं, पूरे देश की परंपरा रही है हमेशा से। लेकिन आज जो है इस चीज़ का जिस तरह राजनीतिकरण किया जा रहा है तो वाकई बहुत ही दुखद है और बहुत ही नुकसानदेह होने हैं। आप देखिए कि भारत के अंदर जो है जी एकता और अखंडता के लिए लोगों ने जान दी और पहलगाम के हमले के बाद भारत में एक अभूतपूर्व एकता देखने को मिली, हमेशा मिलती है। कश्मीरी खड़ा हुआ, देश का सारा मुसलमान खड़ा हुआ। और उसके बाद मध्य प्रदेश में एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री विजय शाह, वो कर्नल को, सेना की कर्नल को पाकिस्तान की बहन बता रहे हैं और अभी तक उन्हें मंत्री मंडल से हटाया नहीं गया जी, वो मंत्री बने हुए। और दूसरी तरफ अभी जो आप हरियाणा का जिक्र कर रहे थे, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिस महिला आयोग की अध्यक्ष ने, हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष ने आरोप लगाया था, केस किया था, उनसे पूछा गया, बार बार पूछा गया कि भाई वो लाइन तो बता दो कि जिससे जो है देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा हो। वो नहीं बता पाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी।
अली खान महमूदाबाद प्रोफेसर तो हैं अशोका यूनिवर्सिटी में, एक बड़े लेखक भी हैं। ऑक्सफोर्ड ने उनकी किताबें छापी हैं। जिस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में छपने के लिए बड़े बड़े लेखकों का एक सपना होता है, वो अली खान महमूदाबाद की किताब छाप रहा है। और देश में क्या हो रहा है कि एक फेसबुक पोस्ट जिसमें शिकायत करने वाले ये बता नहीं पा रहे कि इसमें गलत क्या है, उन्हें 4 दिन जेल में रहना पड़ा जी। 4 दिन बाद आज उन्हें बेल मिली है। दूसरी बात, आपने कहा 3 दल चले गए, सही बात है, 4 और जाएंगे। मोदी जी ने हर डेलीगेशन में एक मुसलमान रखा है। यहाँ मुसलमानों का हाल क्या हो रहा है, वो खड़ा था साथ में, आज भी खड़ा है साथ में, लेकिन यहाँ पे उसे कहा जा रहा है कि आतंकवादियों की बहन, एक को गिरफ्तार किया गया, प्रोफेसर को, लेखक को, अली खान महमूदाबाद को। दूसरी तमाम जगह यही सब चल रहा है, लेकिन वहाँ ज़रूरी है और अच्छी बात है। मोदी जी ने फैसला किया, कांग्रेस के लोगों के लिए अच्छी बात है, बाकी दल के लोगों के लिए अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे भी तो वो एकता बनाए हैं, यहाँ पे भी तो विपक्ष को विश्वास में लें। एक छोटी सी मांग की थी विपक्ष ने कि संसद का विशेष अधिवेशन बुलाए और उसमें प्रधानमंत्री सारी जानकारी दे दे, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया। 2 मीटिंगें करी आल पार्टी, दोनों में से एक में भी नहीं आए। तो ये जो है, मोदी जी इस मौके का फायदा देश को मजबूत करने के लिए उठा सकते थे, वो ज्यादा वोट बटोरने के लिए उठा रहे हैं इसका फायदा। इससे क्या हासिल होगा, क्या इससे देश मजबूत होगा? एक और बात आपको यहाँ बताएं, आज एक वीडियो बहुत चल रहा है, आपने भी देखा होगा, वाजपेयी जी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा किडनी फेल हो गया था, फेल, और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि विदेश जाके इलाज करा सकूं, और डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि विदेश जाके इलाज कराना पड़ेगा। एनी हाउ राजीव गांधी को मालूम पड़ा, उन्होंने मुझे बुलाया, एक डेलीगेशन में अमेरिका पहुंचाया, सारा खर्चा केंद्र सरकार ने उठाया और मैं पूरी तरह रिकवर होके वापस आया जी। ऐसा होता था उस वक्त का शासक राजीव गांधी। और ये परिवार आज से थोड़ी है, हमेशा से है। आपको मालूम होगा, लोहिया ने खुद कहा था इसको कि जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, हाई ब्लड प्रेशर, सब लोग चिंतित थे, उनके निकट के लोग। उन्होंने कहा क्या बात है, क्या हो जाएगा? लोगों ने डरते डरते बनाया कि हाई ब्लड प्रेशर है, लकवा मार सकता है। उन्होंने कहा लकवा तो कौन करेगा मेरी देखभाल? अनमेरिड थे वो, परिवार नहीं था। लोगों ने नाम बताया अलग अलग अपनी पार्टी के, अपने आंदोलन से जुड़े लोगों के। उन्होंने कहा नहीं, नेहरू क्या मेरी सबसे अच्छी देखभाल होगी। ये परंपराएं थी। और आज क्या हो रहा है? आज राहुल गांधी मेन टारगेट है मोदी सरकार का। कौन सा फोटो इशू किया ऑफिशियल हैंडल से, आधा राहुल गांधी का और आधा पाकिस्तान के जनरल का। कितना शर्मनाक। कांग्रेस की तरफ से भी एक ऐसा हुआ था, इस तरह का नहीं था पर हुआ था, लेकिन मीडिया ने विरोध किया, कांग्रेस के अंदर से इसका विरोध हुआ और खुद राहुल गांधी ने कहा कि इसको वापस ले, और तत्काल वो वापस लिया गया। आज तो कोई कहने वाला नहीं है। राहुल गांधी पे एक से एक घटिया आरोप लग जाते हैं और मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन मुकदमों का FIR का आप जिक्र कर रहे हैं वो बहुत अच्छा हुआ। उद्धव ठाकरे ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करवाया। कांग्रेस को ये करना चाहिए। अमित मालवीय तो जो मन में आया लिखते हैं, बोलते हैं। कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि जब तक वो इस तरह की हरकत करने वालों को ये नहीं बताएंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, वो नहीं रुकेंगे, नहीं मानेंगे। 11 साल में क्या क्या नहीं कहा गया, राहुल के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। तो कांग्रेस को इस सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। आज अर्नब गोस्वामी का सवाल आया तो हम यहाँ पूछते हैं कि कांग्रेस का कोई नेता जरा बता दे। हम भी जानना चाहते हैं कि इन्हीं अर्नब गोस्वामी को 2014 का राहुल गांधी का इंटरव्यू किसने और क्यों दिलाया? 2014 का पूरा चुनाव उल्टा पड़ गया था कांग्रेस को।
कई कांग्रेसियों से हम 1 to 1 भी पूछते रहे, कोई जवाब नहीं देता। कहता आपको मालूम है। हम कहते हमें नहीं मालूम। सबको मालूम होना चाहिए कि आप में से ऐसा कौन सा शख्स था और क्यों, उसकी वजह बताइए। था में भी इतनी बड़ी बात नहीं, क्यों अर्नब गोस्वामी को आपने क्यों इंटरव्यू दिलाया? उसके बदले पहले तय हुआ था कि 4-6 लोगों को इंटरव्यू कराया जाएगा। वो किसने फैसला बदला कि नहीं सिर्फ एक अर्नब गोस्वामी को दिलाया जाएगा? और किसको नहीं मालूम था कि अर्नब गोस्वामी सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से सवाल पूछने वाला है? ये हमने पहले बता दिया था कि सवाल सारे सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से होंगे कि राहुल जी स्वामी ये कहता है, राहुल जी स्वामी आपकी डिग्री पे सवाल उठाता है। और वही हुआ। एक इंटरव्यू ने पूरा चुनाव उलट दिया था। आज भी जो गोदी मीडिया जिसे कहते हैं और जो लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी से का चरित्र हनन कर रहा है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो आज भी कांग्रेस में प्रिय है, निकट है। इन कांग्रेसियों को कौन समझाएगा इस बात को कि ये आपको कोई एडवांटेज, कोई फायदा देने वाले नहीं है। हाँ, आप में से कुछ लोगों के चेहरे जरूर चमका सकते हैं और इन्हें वही चाहिए कि हमें कांग्रेस से मतलब नहीं है, हमें राहुल गांधी से मतलब नहीं है, हमारे चेहरे चमकते रहे बस खाली। लेकिन राहुल गांधी इन सवालों को उठाते हैं और राहुल गांधी कहते हैं, मुंह पे कहते हैं इन लोगों के कि आप गोदी मीडिया है। और अभी जो जिस तरह से जो 2 FIR लॉन्च की है, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे एक बात हम और कह दें कि ये जो विदेश गया है प्रतिनिधिमंडल, इसमें जो कांग्रेस के लोग गए हैं जिनको आप कह रहे हैं डंकापति, और जरा इनको भी सोचना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि हमसे पूछा नहीं गया। उनके जो सांसद थे यूसुफ पठान, उन्होंने तत्काल अपना नाम वापस दिया कि यस, मुझे नॉमिनेट करने का कोई अधिकार किसी और पार्टी को नहीं है, मुझे मेरी पार्टी ही नॉमिनेट कर सकती है। और उसके बाद केंद्र सरकार ने बात करी और अभिषेक बनर्जी को इसमें शामिल किया। कांग्रेस के जो सांसद जा रहे हैं बहुत सीनियर सांसद है, कई बार के सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, 3 तो मंत्री रहे हैं उनमें से। यूपीए की सरकार में और भी रहे हो तो हमें याद नहीं इस टाइम। मनीष तिवारी मंत्री रहे, सलमान खुर्शीद मंत्री रहे, आनंद शर्मा मंत्री रहे। 3 का हमें याद है, बाकी और शशि थरूर तो खैर बहुत ही लाडले हैं। शशि थरूर के बारे में तो क्या बात करें, अब आपने जिक्र कर दिया। शशि थरूर पे इतना लाड़ क्यों आ रहा है? देखिए, जब जिस वक्त ये युद्ध के समान स्थिति हुई और अचानक अमेरिका ने कहा 5 बजे, और हमने ठीक 5 बजे सीज फायर कर दिया। पाकिस्तान नहीं माना, क्योंकि पाकिस्तान को जरूरत थी, वो कमजोर पड़ रहा था। लेकिन 10 मई को 5 बजे उसने नहीं माना, वो अटैक करता रहा। लेकिन हमने अमेरिका की बात मानते हुए ठीक 5 बजे, तो क्या हुआ? देश का माहौल एकदम बदल गया और लोगों को अचानक इंदिरा गांधी की याद आई। किसी ने काम नहीं किया था, जनता के मन से आवाज निकली कि अरे इंदिरा गांधी थी, उन पर भी ऐसा दबाव पड़ा था, मगर उन्होंने तो उल्टे 4 सुनाई अमेरिका को और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 10 मई को जिस वक्त ट्रंप ने घोषणा की 2-3 बजे के आसपास, उस वक्त से लेके इंदिरा गांधी अचानक माहौल में लोगों के दिलों में बसने लगी। तो क्या हुआ? तो शशि थरूर ने एक ट्विस्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं, 71 का माहौल अलग था, ये अलग है। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के कारनामे को कम करके आंकना। 71 की परिस्थितियां अलग थी, आज अलग है। आज मोदी महान है, इंदिरा गांधी का उस टाइम जो हुआ वो अलग परिस्थितियों की बात थी। इसलिए शशि थरूर इनके लाडले हैं। ये ट्विस्ट करने की कला बहुत लोगों को आती है और न कूटनीति में, न राजनीति में, न भले लोगों में कोई अच्छी चीज नहीं मानी जाती। ये जो है शशि थरूर जो है, ठीक है जाए, अभी मालूम पड़ेगा कि शशि थरूर और गुलाम नबी आज़ाद जो है, गुलाम नबी आज़ाद को भी लिया है उसमें, कि इन लोगों की हैसियत क्या है। गुलाम नबी आज़ाद अगर कांग्रेस की तरफ से किसी प्रतिनिधिमंडल में जाते थे तो उसके नेता होते थे। यहाँ इनका नाम भी 5वें और 6वें नंबर पे आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है गुलाम नबी आज़ाद है कहाँ, MJ अकबर हैं कहाँ, किस दल में है। वैसे अगर कोई पूछ ले किसी से, किसी पत्रकार से भी, किसी को याद नहीं आएगा कि MJ अकबर कौन से देश की यात्रा पे जाने वाले हैं और गुलाम नबी आज़ाद कौन से देश में जाने वाले हैं। और मुख्तार अब्बास नकवी को क्यों नहीं ले गए आप अपनी पार्टी के?
शाहनवाज हुसैन को क्यों नहीं ले गए अपनी पार्टी में? हमारे ख्याल में नहीं ले गए हो तो पता नहीं, हम गलत भी हो सकते हैं शायद, हमारे ख्याल में नहीं ले गए। बहुत सारे नाम है, हमने एक दो बार पढ़ने की कोशिश की, नहीं गए। हमने एक दो बार पढ़ने की कोशिश करी उनको। तो क्या आधार था आपका? आपको मुसलमान ले जाना थे, अच्छी बात है, ले जाइए आप, वहाँ प्रचार होना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और देश का मुसलमान क्या कर रहा है। लेकिन आपके कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दलों से पूछना चाहिए था। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल पूछना चाहिए था। कांग्रेस से तो पूछा गया था, कांग्रेस ने नाम भी दिया था जयराम। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।